उधर दिल्ली में जब तनु और तेज ने रिंगटोन की आवाज सुनी तो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुरा उठे। तनु ने तेज को देखकर फोन को पिक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तब तक फोन बजकर बंद हो गया था। तेज ने उसे वापस कॉल लगाने के लिए कहा तो तनु ने फोन चेक किया कि इतनी देर से उसे कौन कॉल कर रहा है। जैसे ही उसने मिस्ड कॉल में शिल्पा का नाम देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने सिर पर टपली मारते हुए कहा, ओ गॉड, शिल्पा का फोन था। अब तो ये मेरा पूरा दिमाग ही खा जाएगी। तेज ने मुस्कुराकर तनु को देखा और बेड से नीचे उतरते हुए बोला, अब तुम अपनी प्रिय सहेली से आराम से निपट लो, तब तक मैं रेडी होता हूँ। उसने तेज को रोकते हुए कहा, प्लीज तेज, मेरी बात तो सुनो, शिल्पा से बात कर लो, वरना वो मुझसे पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। तेज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इस नौटंकी सहेली को समझाना आसान नहीं है, तो फिर इसे तुम ही देखो। तेज ने कबोर्ड से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में रेडी होने के लिए चला गया। उधर तनु ने शिल्पा को फोन लगाया। उधर शिल्पा ने जैसे ही तनु का कॉल देखा तो सीधे ही चिल्लाकर कहा, तू कहाँ थी अब तक, कब से तुझे फोन लगा रही हूँ। तनु ने अटकते हुए कहा, सॉरी, वो आज सुबह नींद ही नहीं खुली थी। शिल्पा ने उससे कहा, एक बात बता, 8 बजे तक कौन सोता है? तू तो सुबह जल्दी उठने लगी थी ना। अब इतने दिनों के बाद लगता है तुम फिर से वही पुरानी तनु बन गई हो। शिल्पा की बात सुनकर तनु मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच आज मुझे कॉलेज के दिनों की याद आ गई। शिल्पा ने फिर तनु को याद दिलाते हुए कहा, सुन मेरी बात, अभी दादाजी तेजांश और तनुवीर को लेकर वहां पहुंचते ही होंगे, तो तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। तनु ने लगभग चौंकते हुए कहा, वो लोग यहाँ आ रहे हैं? पर तेज ने तो कहा था कि हम खंडाला जा रहे हैं। यदि वो वहां से निकल चुके हैं तो कुछ ही समय में पहुंचते होंगे। तो बाय, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तनु ने फोन रखा तो शिल्पा तनु की बात और उसकी हरकत को सोचकर मुस्कुरा दी। फोन रखने के बाद तनु ने जल्दी से कबोर्ड में से अपने कपड़े निकाले और तेज को जल्दी निकलने के लिए बोलने लगी। परेशान सी तनु थोड़ी देर इधर उधर टहल रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। तेज ने अंदर से पूछा, क्या हुआ? तनु ने कहा, तेज जल्दी बाहर आइए, दादू और नानू शायद तेजांश और तनुवीर के साथ यहाँ आने वाले हैं। तेज ने बाथरूम के अंदर से ही कहा, सॉरी तनु, पर टॉवेल तो मैं बाहर ही भूल गया हूँ। तनु ने टॉवेल देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ पकड़कर तेज ने उसे बाथरूम में खींच लिया। शिमला में विक्रम दृष्टि के रूम के बाहर रखे स्टूल पर बैठे बैठे ही सो गया था। सुबह अचानक ही उसकी नींद खुली जब उसने नर्स की हलचल उस रूम में महसूस की। उसने दृष्टि के रूम से डॉक्टर को निकलते हुए देखा तो वो उनके पास आया और डॉक्टर से पूछा, दृष्टि कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, वो आप लोगों से मिलना चाहती है तो आप लोग उनसे मिल लीजिए। विक्रम ने फिर डॉक्टर से कहा, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वो ठीक है? क्या वो खतरे से बाहर है? डॉक्टर ने विक्रम की परेशानी को समझते हुए कहा, देखिए, अभी भी कहा नहीं जा सकता, उन्हें बहुत गहरी चोट आई है। बस भगवान से प्रार्थना करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। विक्रम ने उदास होकर कहा, ठीक है। वो दृष्टि के रूम के बाहर खड़े होकर ही अपने जज्बातों को कंट्रोल करने लगा। फिर डॉक्टर की इजाजत से दृष्टि के रूप में अंदर आया। उसने देखा मशीनों के बीच उलझी हुई सी दृष्टि बेड पर लेटी हुई थी। विक्रम अंदर आया तो उसे देखकर दृष्टि हल्के से मुस्कुरा दी। जवाब में विक्रम भी मुस्कुरा दिया। दृष्टि ने इशारे से सबके बारे में पूछा तो विक्रम ने उसे आंखों के इशारों से सब कुछ ठीक होने को कहा। दृष्टि का मन हो रहा था कि वो अपनी बॉडी में लगे हुए सारे सलाइन और मशीन को निकालकर फेंक दे और दौड़कर आश्रम चली जाए, जहां वो बगैर किसी मशीन की सहायता के रहती थी। आश्रम के दिन याद करके उसके गाल पर आंसू लुढ़क आए। विक्रम ने उन्हें देखा तो प्यार से दृष्टि के माथे को सहलाया और उसके आंसुओं को पोंछकर बोला, अब तुम मेरी बहन बन चुकी हो तो इस तरह से रोना बंद करो। मैं अपनी इस प्यारी सी बहन की आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता। और तुम देखना, तुम फिर से अच्छी हो जाओगी और पहले के समान पूरे आश्रम में दौड़ लगाती फिरोगी। विक्रम की बात सुनकर दृष्टि भी हौले से मुस्कुरा उठी। चाह कर भी वो विक्रम को कुछ बोल नहीं पाई। दवाइयों के कारण दर्द का असर तो नहीं हो रहा था, पर पहले चुभे हुए कांच की तकलीफ अभी भी वो महसूस कर सकती थी। उसने विक्रम को देखकर सिर्फ एक शब्द धीरे से कहा, समय। इसके साथ ही दृष्टि की आंखों से जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। समय उसका पहला पहला प्यार था जिसे वो ठीक से इजहार भी नहीं कर पाई।
और आज वो इस हालत में है कि समय को शायद ठीक से देखना भी नसीब नहीं होगा। समय के बारे में सोचकर ही दृष्टि को अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल सा होने लगा। कहने को तो पूरा आश्रम ही उसका परिवार था, पर मन ही मन उस परिवार में उसने समय को भी शामिल कर लिया था, जो कुछ ही पलों में उसका सबसे खास बन चुका था। उसने मन ही मन समय के लिए कुछ सोचा और अपनी आंखें बंद करके अपने मन को कड़ा किया, क्योंकि जो वो करने जा रही थी उसके लिए उसका मन भी उसका साथ छोड़ रहा था। उसने अपने आप से ही कहा, शायद तुमसे दूर होना ही मेरा नसीब है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहती हूँ। उधर विक्रम उसके एक शब्द से समझ गया था कि वो मेजर समय से मिलना चाहती है। विक्रम ने मुस्कुराकर उसे आराम करने के लिए कहा। उसने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं समय को फोन करता हूँ। रात भर वो भी यही था, मैंने उसे जबरदस्ती भेजा, तब वो यहाँ से गया है। मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ, तब तक मेरी प्यारी बहना अपनी आंखें बंद करो। विक्रम ने समय को फोन करने के लिए अपनी जेब से फोन बाहर निकाला, पर दृष्टि के आंसू उसे अंदर तक तकलीफ दे रहे थे, तो उसने वापस उसके आंसुओं को पोंछकर धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की ये चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है। दृष्टि ने मुस्कुराकर विक्रम को देखा, फिर उसकी कुछ समय के लिए आंखें लग गई। उसे सोता देखकर विक्रम रूम से बाहर आया और समय को फोन लगाने लगा। मेजर समय उस वक्त ब्रिगेडियर के सामने खड़े थे। उनकी जेब में फोन घनघनाया। उन्होंने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपना सारा ध्यान ब्रिगेडियर की बातों पर लगा दिया। वो चाह कर भी फोन पिक नहीं कर सकते थे। ब्रिगेडियर उस समय सभी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जिसे समय समीर समेत 3 और लोग ध्यान से सुन रहे थे। ब्रिगेडियर ने कहा, देखो, ये मिशन कहीं से भी फेल नहीं होना चाहिए, और हमें खबर मिली है इस 26 जनवरी को दुश्मन हम पर हमला करने वाला है। तुम लोग तो जानते हो, हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को वो हमारे देश में बड़ा धमाका करने की कोशिश करते हैं, और हर बार की तरह इस बार भी हमें उनका मिशन फेल करना है। मुझे सूचना मिली है कि इस बार वो कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को मैंने उसी मिशन को फेल करने की जिम्मेदारी दी है। सभी ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। ब्रिगेडियर ने आगे कहा, ये मिशन हमारे लिए बहुत खास है और इसका नाम हमने सोचा है ऑपरेशन रक्षक। तो आप लोग कल ही यहाँ से निकलने की तैयारी कर लीजिए, और इतना ध्यान रखना, इस बार दुश्मन बहुत सतर्क है। आप लोगों को उन दुश्मनों को उनके इरादों में नाकाम करके वापस आना है। तभी उनमें से एक बोल पड़ा, हाँ सर, और हम इस मिशन के लिए अपनी जान भी दे देंगे। ब्रिगेडियर ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहकर इस मिशन को पूरा करो, क्योंकि तुम पांचों की जान बहुत कीमती है। हमने अपने सर पर कफन बांधकर इस नौकरी को चुना है, तो हमें जिंदा रहकर दुश्मनों के दांत खट्टे करने हैं, वहां जाकर सर नहीं काटना है। और आज रात ही तुम सबको इस मिशन के लिए निकलना है, जिसके लिए तुम सभी को अपना भेष भी बदलना होगा। और ध्यान रखना, वो जगह यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। हमें वहाँ पर आतंकवादियों की हलचल महसूस हो रही है। वो सभी भेष बदलकर वहाँ पर है, तो तुम लोगों को भी वहाँ की बोलियां और वहाँ का भेष अच्छे से बदलकर वहाँ की सारी जानकारियां हासिल करनी है। ब्रिगेडियर की बातों को सुनकर पांचों ने एक दूसरे को देखा और हाँ कह दिया। ब्रिगेडियर वहाँ से चले गए। पांचों मिलकर कुछ मिशन के बारे में आपस में डिस्कस करने लगे। मेजर समय ने कहा, मैं और समीर, हमें तो कश्मीरी भी बहुत अच्छी तरह आती है, और यहाँ पर दिलजीत ही है जिसे ये भाषा नहीं आती। यदि इसने मुंह खोला तो दुश्मनों को पता चल जाएगा ये कश्मीरी नहीं पंजाबी है, इसलिए इसे तो गूंगा ही बनना पड़ेगा। मेजर समय की बात सुनकर चारों हंस दिए। दिलजीत ने अपने सड़े मुंह से कहा, आप ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे बुलवा कर देख लीजिए, आप खुद ही भूल जाएंगे कि मैं पंजाबी हूँ या कश्मीरी। सच कहता हूँ, 1 नंबर कश्मीरी बोलूंगा मैं। उसकी बातें सुनकर पहले तो चारों ने एक दूसरे का मुंह देखा और जोर जोर से हंसने लगे। उसकी टोन में अभी भी पंजाबी लहजा था, जो जाने से रहा। चारों फिर रात की सारी तैयारियों के बारे में डिस्कस करने लगे। बीच बीच में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। जब उन्होंने सारी बातें डिस्कस कर ली तो समीर ने समय को देखकर कहा, हमारे पास अब आधा ही दिन है, तो हम सभी को अपनी अपनी फैमिली से मिल लेना चाहिए। सभी ने हाँ कहा और समीर और समय को छोड़कर बाकी के तीनों वहां से चले गए। समीर ने समय से कहा, मेजर, हमारे पास समय बहुत कम है,
मुझे लगता है आपको भी दृष्टि से मिल लेना चाहिए, मेजर समय ने मुस्कुराकर कहा। तुम ठीक कहते हो, और तुम्हें भी अपनी फैमिली से मिल लेना चाहिए। दोनों भी अपने अपने रास्ते चले गए। समीर के जाने के बाद मेजर समय ने कांपते हाथों से अपनी जेब में रखा हुआ फोन निकाला। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उन्हें दृष्टि के ठीक होने की इन्फॉर्मेशन मिले। उन्होंने विक्रम को फोन लगाया तो विक्रम ने भी हेलो कहा। समय ने विक्रम से पूछा, दृष्टि कैसी है?